नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, व्यावसायिक सांख्यिकी की कक्षा में अंतर्गणन और बाह्य गणन की दो महत्वपूर्ण रीतियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है लैग्रेंजेस मेथड यानी लैग्रेंज की रीति। जैसा कि आपने देखा, द्विपद विस्तार रीति और न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति दोनों की अपनी सीमाएं हैं कि समान होना आवश्यक है, अंतर समान होना आवश्यक होगा, और अगर उसी क्रम के अंतर्गत है तो हम द्विपद विस्तार रीति का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों रीतियों के सीमाओं के कारण ही फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ लैग्रेंजेस ने अंतर्गणन और बाह्य गणन की लैग्रेंजेस की रीति का प्रतिपादन किया। इसे सार्वभौमिक रीति भी कहते हैं, क्योंकि लैग्रेंजेस के सूत्र द्वारा किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, चाहे स्वतंत्र चर मूल्यों में अंतर समान हो या असमान हो, अंतर्गणन और बाह्य गणन किया जा सकता है। परंतु व्यवहार में द्विपद विस्तार रीति और न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति जहां प्रयोग नहीं की जाती है, वहां पर जो है इस रीति का प्रयोग किया जाता है, या जहां x के अंतर अनियमित और असमान होते हैं, इर्रेगुलर और अनइक्वल क्लास इंटरवल में होते हैं, वहां पर लैग्रेंजेस की रीति का प्रयोग किया जाता है। अब लैग्रेंजेस की रीति का जो महत्वपूर्ण क्रियाविधि या जो कार्य है वो इस प्रकार है कि इसमें भी हम उसी प्रकार से संकेत चिन्ह देते हैं जिस प्रकार से न्यूटन की प्रगामी अंतर रीति के अंतर्गत है, कि जो x वैल्यू ज्ञात होते हैं, हमारे पास x ज्ञात होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसको x0, x1, x2, x3 नाम दिया जाता है। इसी प्रकार जो y के मूल्य ज्ञात हैं, y0, y1, y2, y3 आदि जो है इनको दिया जाता है। इसमें सूत्र जो बनता है कि yx यानी अंतर्गणन की जाने वाली संख्या, yx इज इक्वल टू yx बराबर, हम क्या करेंगे कि आपकी स्क्रीन पे इसका एक चार संख्याएं अगर हमें ज्ञात हो कि y के अगर चार मूल्य ज्ञात हो तो सूत्र किस प्रकार से बनेगा, ये आपके एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें यह भी है कि जितने y के मूल्य हमें ज्ञात होंगे उतनी बार जो है सूत्र वहां पर आगे लिखा जाएगा। तो जहां अगर चार मूल्य, अगर y के चार मूल्य ज्ञात हो, y0, y1, y2, y3 अगर ज्ञात हो, तो सूत्र चार पंक्तियों में लिखा जाएगा, जो निम्नानुसार आपकी स्क्रीन के पर है कि yx इज इक्वल टू y0 x माइनस x1 ब्रैकेट में है सारी की सारी, x माइनस x2 ब्रैकेट में, x माइनस x3 ब्रैकेट में, अपोन में x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। चूंकि y0 आया इसलिए नीचे x0 आएगा। इसी प्रकार आगे प्लस करते हुए y1 यानी x माइनस x0, x माइनस x2, y1 आ गया इसलिए x1 नहीं आएगा, x माइनस x3। इसी प्रकार नीचे जो होगा वो x1 में से लेस होंगे सारे, कि x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। तीसरा कि प्लस y2 यानी x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3 यानी x2 नहीं आएगा, x2 नीचे आएगा क्योंकि x2 में से लेस होंगे, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3। इसी प्रकार प्लस y3 x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, नीचे हर के रूप में x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2। यानी इस प्रकार से अगर y के चार मूल्य ज्ञात हों तो चार बार जो है यह लिखा जाएगा। x यानी आइटम ऑफ इंटरपोलेशन यानी अंतर्गणन की जाने वाली मद है, और yx यानी अंतर्गणन की जाने वाली संख्या हमारे पास, yx यानी y का मूल्य जो ज्ञात करना है वह हमारे पास है। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है वो आपको y के जितने मूल्य ज्ञात होंगे उतनी बार जो है यह सूत्र लिखा जाएगा। स्पष्ट तौर पे ये सूत्र ऐसे लंबा काफ़ी लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से बनाना सीख लेंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार समझ में आ गया ये
कि y0 अगर हम ले रहे हैं तो नीचे x0 में से सारे माइनस होंगे और ऊपर x0 नहीं आएगा, x में से सारे वैल्यू माइनस होंगे, x1 x2 x3 x में से माइनस होंगे। इसी प्रकार अगर y1 है, y1 आ रहा है तो x1 में से नीचे सारे लेस होंगे, x0 x2 x3 और ऊपर x में से x1 लेस नहीं होगा, बाकी सब लोग लेस होंगे। इसी प्रकार y2 में से अगर आता है तो x में से x1 x0 और x3 लेस होगा, x2 में से नीचे सारे लेस होंगे, x0 x1 x3 x2 में से। इसी प्रकार x3 का उपयोग होगा। तो यानी सूत्र बहुत ही समझने योग्य, आराम से आसानी से हम बना सकते हैं। जैसा एक प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, वो लेते हैं हम कि स्वतंत्र चर के मूल्यों 3, 7, 9, 10 पर एक फलन के अवलोकित मूल्य क्रम से 168, 120, 72 और 63 है। स्वतंत्र चर के मूल्य 6 के तत्संबंधी मूल्य फलन का सर्वोत्तम अनुमान ज्ञात कीजिए। यानी x वैल्यूज हमारे पास 3, 7, 9, 10 दे रखी है और हमें 6 का मूल्य ज्ञात करना। y के मूल्य अगर हम देखें तो 168, 120 और 72 और 63 दिए हुए हैं। 6 का मूल्य जो है वो ज्ञात करना है। तो हम 3, 7, 9 और 10 को हमने x0, x1, x2, x3 नाम दे दिया और 6 का हमें ज्ञात करना है, इसको हम x का नाम दे देंगे, x केवल। इसी प्रकार फलन के जो मूल्य हैं y, वैल्यू ऑफ फंक्शंस जो दे रखे हैं 168, 120, 72, 63 दिया हुआ है, इसको y0, y1, y2, y3 हम नाम दे देंगे और 6 का ज्ञात करना है, इसलिए yx लिखा जाएगा। अब जो सूत्र बनता है आपका, चूंकि हमारे पास 4 मूल्य ज्ञात हैं तो y3 तक जाएगा। तो yx इज इक्वल टू, अभी जो मैंने सूत्र बोला कि y के अगर 4 मूल्य ज्ञात हैं तो ये सूत्र जो है वो बनेगा कि y0 इंटू x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, नीचे x0 में से माइनस हो जाएंगे, x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3, इसी प्रकार y1, इसी प्रकार y2 और इसी प्रकार y3 के आधार पर जो है ये सूत्र लिख देंगे हम। सूत्र लिखने के बाद वैल्यू पुटअप कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 6 लिखा जाएगा। x1 की जगह x1 की वैल्यू लिख देंगे, x2 की जगह x2 की वैल्यू आ जाएगी 9 और x3 की जगह 10 लिख करके हम जो है सारी गणनाएं कर लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, भाग दे देंगे। तो लास्ट में जो नीचे आपका आता है सब वैल्यू लिखने के पश्चात देखिए आप 12 प्लस 180 माइनस 72 72 प्लस 27 बराबर 147 जो है आंसर यहाँ पर आता है। ये दिखने में आपको इतना विस्तृत लग सकता है, लेकिन जब आप गणनाएं कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, माइनस करना, प्लस माइनस करने और इंटू करना है, तो ये करने के पश्चात बहुत ही इजी है। ये लैग्रेंजेस की रीति आराम से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसको भी देखें आप। अब जो नेक्स्ट मेथड है पैराबोलिक वक्र रीति। पैराबोलिक कर्व मेथड जो है लैग्रेंजेस की भांति ही पैराबोलिक वक्र विधि की भी सार्वभौमिक रीति है। इसकी सहायता से किसी भी प्रकार के अंतर्गणन और बाह्य गणन की समस्या का हल किया जा सकता है, परंतु इसकी गणना क्रिया जटिल होने के कारण व्यवहार में इसका प्रयोग तब किया जाता है जब पदों की संख्या 3 या 4 हो, स्वतंत्र चर मूल्यों में अधिकतर समान व थोड़ा अंतर हो। यह रीति इस मान्यता पर आधारित है कि दो समंक श्रेणियों में परस्पर गणितीय संबंध होता है और जिसके आधार पर पहला पैराबोलिक वक्र का आसंजन करके, फिटिंग ऑफ पैराबोलिक कर्व को आसंजन करके x के किसी मूल्य पर आश्रित y का मूल्य अनुमानित किया जा सकता है। nवें घात के पैराबोलिक वक्र का समीकरण यह है, y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स 3 ई एक्स 4, इस प्रकार से n x n तक चलेगा। उक्त समीकरण, इसके अंतर्गत हमारे पास a b c d e ये अचर पद हैं, कांस्टेंट हैं, इनकी सहायता से हम y का मूल्य ज्ञात करते हैं। पैराबोलिक वक्र की रीति के लिए हम जो सबसे पहले हमें उपयुक्त घात वाले पैराबोलिक वक्र का चुनाव करना पड़ता है, और इस संबंध में ये नियम है कि ज्ञात पदों की संख्या से एक कम का पैराबोलिक वक्र सूत्र प्रयुक्त होता है। नीचे आपकी ये सारणी भी दे रखी है कि अगर ज्ञात मूल्यों की संख्या 2 हो तो पैराबोलिक वक्र का घात 1 होगा, और यानी यहाँ पर जो सरल रेखा समीकरण y बराबर a प्लस बी एक्स होगा। अगर हमारे पास ज्ञात मूल्यों की संख्या 3 है तो पैराबोलिक वक्र का घात जो होगा 2 होगा, यानी y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। यदि अगर हमारे पास 4 मूल्य ज्ञात हो
तो y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स की घात 3, ये जो है सूत्र काम में आएगा। तो इस प्रकार से हमें ये जो सूत्र है, यानी जो मूल्य हमें ज्ञात है उनसे एक कम की घात का सूत्र जो है वो हमें उपयोग में लेना है। स्वतंत्र चर मूल्यों का विचलन, अंतर्गणन पद को मूल बिंदु यानी शून्य मान करके प्रत्येक स्वतंत्र पद का उससे विचलन निकाला जाएगा और सरलता के लिए इन विचलनों के यानी कॉमन फैक्टर से भी डिवाइड कर लिया जाएगा। जो विचलन प्राप्त होंगे उनको हम x द्वारा व्यक्त करेंगे और युगपत समीकरणों की हम रचना करेंगे। युगपत समीकरण बनाए जाएंगे इन्हीं के आधार पे और सभी के एक एक लाइन के जो है युगपत समीकरण बनाते हुए हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो आगे देखिए, एक प्रश्न आपको है, इसमें आपको पता चल जाएगा युगपत समीकरण कैसे बनते हैं कि अन्वयोजन वक्र रीति द्वारा निम्न समंकों से 2007 के उत्पादन का अनुमान लगाना। हमें ईयर्स दे रखे हैं 2005, 6, 7 5, 6, 8 और 9। 2009 का है। प्रोडक्शन दे रखा है 12 टन, 13 टन, 17.9, 23.2। आपको 2007 का अनुमान लगाना है। तो यानी यहाँ पर हमें 4 मूल्य ज्ञात हैं, 4 माइनस 1 यानी 3 की जो पैराबोलिक वक्र है, 3 ज्ञात मूल्यों का पैराबोलिक वक्र का सूत्र जो है यहाँ पर लगा जाए। यानी 4 नॉन वैल्यू आर देयर हियर, हेंस पावर ऑफ 4 - 1 इज इक्वल टू 3 शैल बी कैलकुलेटेड। यानी फॉर्मूला जो होगा y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स की घात 3। ये अब इसको प्रश्न को हम इस टाइप में लिख लेते हैं खड़े रूप में। ईयर्स 2005, 2006, 2007, 2008, 2009। एक्स वैल्यू चूंकि ओरिजिन 2007 है, 2007 को ज्ञात करना, इसी को हम ओरिजिन मानेंगे तो ओरिजिन 0 हो जाएगा। -1 -2, इसी प्रकार +1 और +2 8 और 9 के लिए। तो ये x वैल्यू हो गई हमारे पास। y वैल्यू हमारे को दे रखा है 12.0, 13.4, चूंकि 2007 का हमें ज्ञात करना यानी y0 और 17.9 और 23.2। तो अब इनके आधार पर हम बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द अबव इक्वेशन वी गेट, यह हम क्या समीकरण प्राप्त करेंगे। ये समीकरण x बराबर अगर -2 हो तो हमारा समीकरण क्या होगा 12, y बराबर 12, a का मूल्य ज्ञात करना -2b प्लस 4c माइनस 8d समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार x बराबर अगर -1 हो तो 13.4 बराबर a माइनस b प्लस c माइनस d समीकरण नंबर 2। तीसरा x बराबर 0 होगा तो y बराबर 0 यानी y0 बराबर a होगा। इसी प्रकार x बराबर +1 है तो 17.9 a प्लस b प्लस c प्लस d समीकरण नंबर 4 और इसी प्रकार समीकरण नंबर 5। ये समीकरण हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। क्योंकि अब हम समीकरण नंबर जो 13.4 a प्लस b प्लस c यानी सेकंड नंबर समीकरण और 4th नंबर समीकरण, इन दोनों का समीकरण लेकर के एक इक्वेशन हम समीकरण नंबर 6 बना लेंगे और इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 और 5 का इक्वेशन लेकर के हम समीकरण नंबर 7 बना लेंगे। तो 6th और 7th को हम कैलकुलेट करके c की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो c की वैल्यू जो आती है वो 0.65 आता है। इस वैल्यू को हम c को इक्वेशन को छठी इक्वेशन में रखते हैं तो a का मान हमारे पास 15 आता है। तो y0 हैज़ ए वैल्यू 15, थस एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ 2007 इज 15 टन। तो यानी 15 टन जो है 2007 का जो मूल्य आता है वो 2007। ये सब युगपत समीकरण के आधार पर ये रीति है जिसमें हम ये 5 समीकरणों को सोल्व करते हुए हम जो है c का मान और c के आधार पर फिर a का मान हमने ज्ञात कर लिया और ज्ञात करके हम जो है y0 की वैल्यू जो है यहाँ पर 15 टन आती है। प्रिय विद्यार्थियों, युगपत समीकरण हमें सोल्व करना आना चाहिए। इसके अंतर्गत हम आसानी से कर सकते हैं, प्लस माइनस करके, इनटू करके और घटा करके। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यानी बीजगणितीय चिन्हों को ध्यान में रखते हुए यह रीति प्रयोग में ली जाती है। साधारणतया 3 और 4 तक ही ये रीति उपयुक्त रहती है। इससे आगे अगर ज़्यादा संख्याएं ज्ञात होती है, लेकिन यानी 4 से अधिक अगर ज्ञात मूल्यों की अवस्था में यहाँ पर गणितीय कार्य बहुत ही जटिल हो सकता है। तो 3 और 4 तक जो है तीसरे घात के वक्र तक जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अंतर्गणन और बाह्य गणन की महत्वपूर्ण रीतियों को आपके सामने प्रकट किया है।
इनको आप देखें, सुने, समझें अच्छी तरह, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे को संपर्क करें। वीडियो से जो है आप अच्छी तरह समझें, सारे विद एग्जाम्पल्स जो है आपको सॉल्यूशन कराए गए हैं। धन्यवाद।